हेलो बच्चों, आज की जो क्लास है हमारी है मैथमेटिक्स की। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि ये 6 क्लास है, आईसीएसई बोर्ड है। और जो चैप्टर का नाम है वो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। काफ़ी बेसिक चैप्टर है और बहुत ही धीरे धीरे समझाया जाएगा आपको, ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले इस चैप्टर की स्टार्टिंग देखेंगे क्या है। स्टार्टिंग में 2-3 चीज़ जो इंपॉर्टेंट बात है पहले मैं वो समझाता हूँ आपको। तो एक हेडिंग आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है पहले से समझते हैं। तो इसे समझने के लिए ये बात ध्यान रखिएगा कि आपने कुछ नंबर्स पढ़े होंगे, जो नंबर्स आपने देखे होंगे। नंबर्स आप जानते ही हैं। नंबर्स जो होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? नंबर्स ही होते हैं। जैसे मान लिया सपोज मैंने 3 लिख दिया, -5 लिख दिया, या 2/7 लिख दिया, है ना। ये सब क्या है? नंबर्स हैं। तो जितने भी नंबर्स आएंगे इस चैप्टर में इन्हें क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट। क्या कह सकते हैं? कांस्टेंट कह सकते हैं। अब कांस्टेंट की मीनिंग क्या होती है? कांस्टेंट की मीनिंग होती है बच्चों, जो चेंज ना हो, जो हमेशा जैसा है ऐसा ही रहे। अब जो नंबर्स हैं, जब तक कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें इनकी जो वैल्यू है सेम ही रहेगी। जैसे 3 है तो 3 की वैल्यू 3 ही है, -5 की वैल्यू -5 ही है, या 2/7 की वैल्यू 2/7 ही है। आप कोई भी क्वेश्चन कर लो, किसी भी चैप्टर में पढ़ लो, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, ना इनकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती। इसलिए इन्हें बच्चों क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा, लिटरल्स, LITERALS। अब एक नया वर्ड आया है, लिटरल्स। नॉर्मली जब हम ABCD पढ़ते हैं तो उन्हें हम लेटर्स कह देते हैं। भाई ABCDEFG ये क्या है? सब लेटर्स हैं। तो मैथमेटिक्स में क्या कहा गया है? लिटरल्स कहा गया है। तो कोई भी आप ले लो, जैसे x ले लिया, -y ले लिया, y/z ले लिया। तो मैंने जितने भी नंबर लिखे हैं ये लेटर्स की फॉर्म में है, यानी कि काउंटिंग नंबर तो ये है नहीं। तो जो काउंटिंग नंबर है हम बोलेंगे क्या? नंबर्स बोलेंगे। लेकिन जो लिटरल्स हैं, जो XYZ ABCD मतलब जितने भी लेटर होते हैं ए से लेके जेड तक, इनमें से कोई भी अगर आप लिख दोगे, चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो, चाहे वो आप मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दो, इस तरह से लिख दो YZ, ये सब क्या कहलाएंगे? लिटरल्स कहलाएंगे। ठीक है। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों वेरिएबल्स। पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी स्टार्टिंग बता दूं, ताकि फिर आगे आपको दिक्कत ना हो। इन्हें क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। अब वेरिएबल का मतलब क्या है? जो चेंज हो जाए। तो चेंज कैसे होगा? जैसे x है तो x की वैल्यू तो मुझे पता नहीं है। किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 हो सकती है, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 हो सकती है। तो इसकी जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए क्या है? ये चेंज हो सकता है। तो जो चेंज हो जाए उसे क्या बोलते हैं बच्चों? वेरिएबल्स बोलते हैं। साथ साथ समझते रहना और कॉपी करते रहना। तो अभी हमने पढ़ा है कि नंबर्स क्या हैं और लिटरल्स क्या हैं। अब अगर मान लिया मुझे नंबर्स और लिटरल्स की हेल्प से कुछ मल्टीप्लाई करके या कुछ डिवाइड करके कुछ नए नंबर बना दूं मैं, अगर जैसे कैसे कह रहा हूं, देखो ये नंबर्स हैं, ये क्या है? लिटरल्स। इनकी मल्टीप्लाई कर लो आपस में, या इन्हें डिवाइड कर लो। जैसे 3 की मल्टीप्लाई x में कर दो, क्या हो जाएगा? 3x। इसे अपॉन में लिख लो, 3/x। तो इसे मल्टीप्लाई बोलते हैं। और इसे क्या लिख दिया हमने? फ्रैक्शन में लिख दिया। तो डिवाइड भी कह सकते हैं कि भाई 3 को हमने x से डिवाइड कर दिया। जैसे -5 है, -y है, तो -5 इंटू -y ऐसे लिख दिया। इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और 5 की मल्टीप्लाई y में करें क्या हो जाएगा? 5y। ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे लिख दिया मैंने 5, एक तो नंबर ले लिया और एक y/z ले लिया। मतलब क्या है? मतलब ये है कहने का कि जो नंबर्स हैं वो ले लो और ये जो लिटरल है वो ले लो, और इनको आपस में कंबाइन करके लिख दो। चाहे तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, चाहे आप इन्हें डिवाइड में लिख दो। तो ये जो आए हैं सब वो ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इन्हें ही अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहा जाता है, यह आपकी बुक में कहा जाएगा। ठीक है। तो पहले तो हमने इस शब्द को डिफाइन किया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं।
अब ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं इनके काइंड देखते हैं। काइंड का मतलब है कितने तरह के होते हैं। तो इसमें नंबर 1 होता है मोनोमियल, नंबर 2 होता है बाइनोमियल, बाइनोमियल कह सकते हैं, और नंबर 3 होता है ट्राइनोमियल। तो बाइनोमियल और नंबर 3 होता है ट्राइनोमियल। तो नाम से पता चल रहा है, जैसे जो मोनो है, मोनो किसे शो करता है 1 को, बाई किसे शो करता है बच्चों 2 को, और ट्राई किसे करेगा 3 को। इसका मतलब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस है उसमें अगर एक ही टर्म होगी, वन टर्म, एक ही टर्म होगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से अगर मान लिया 2 टर्म्स होंगी उसमें, तो 2 का मतलब क्या हो गया बाइनोमियल कहेंगे उसे। और अगर उसमें 3 टर्म्स होंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, ट्राइनोमियल। तो ये जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है और जो ट्राइनोमियल है, जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था ये इसी के काइंड है। तो ये 3 तरह से हैं, आपकी बुक में होते हैं, आगे भी हैं, बाकी आपकी बुक में 3 तरह से रखे हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। तो इसे हमने समझ लिया है। तो ये इस चैप्टर की थोड़ी सी स्टार्टिंग थी। अब जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं करने। ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है, फटाफट समझ में आ जाएगा। जो मेरे पास बुक है आईसीएसई बोर्ड की क्लास 6 की, उसमें चैप्टर जो है फर्स्ट ही है शायद, तो 1A एक्सरसाइज है 1A। इसे शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है बेटा, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिकली। मतलब कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो सिंबॉलिकली का मतलब क्या है, सिंबल को यूज करके उसे राइट करना है। तो आसान सा काम है। जैसे फर्स्ट पार्ट, इसके अंदर जो फर्स्ट पार्ट है उसमें लिख रखा है द सम ऑफ 3 एंड A। ये क्वेश्चन दे रखा है और कहा है कि इसे सिंबॉलिकली लिखो। तो बस करना कुछ नहीं है आपको, 3 को 3 लिख लिया, जो A है उसे A लिख लिया, इनका सम क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है प्लस, बस ये आंसर आ गया। तो सिंबॉलिकली लिखने का मतलब क्या है कि आपको सिंबल यूज करने हैं। ये प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, ये क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं। तो जैसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसे पढ़ के और सिंबल्स का यूज करके आपको एक लाइन लिख देनी है और वही आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, कम से कम 12-13 पार्ट दे रखे हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकंड पार्ट देखिए, अब मैं ये नहीं लिखने वाला हूँ, ये मैं पढ़ रहा हूँ, अपनी बुक में आप देखते रहें और ध्यान से समझते रहें। दूसरा पार्ट है द सम ऑफ 6 एंड -x। तो एक 6 है और एक है -x और इनका सम पूछ रहा है। तो ये नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उससे नहीं घबराना आपको। इसने कहा 2 नंबर थे, एक तो 6 है, एक क्या है -x, और इन दोनों का सम निकालना है। तो बस बीच में प्लस लगा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। उसके बाद देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, द सम ऑफ m एंड n। तो m और n का सम निकालना है, फिर प्लस लगा दिया। उसके बाद है फोर्थ पार्ट, द सम ऑफ -1/2 एंड -a। तो -1/2 लिख लो, -a लिख लो, बीच में प्लस, ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। तो दोबारा देखो, एक -1/2 था, एक क्या था -a, इन दोनों का सम निकालना था, तो बीच में क्या लगा दिया प्लस। इसे अगर आपको आगे सोल्व करना है तो आगे भी सोल्व हो सकता है, क्योंकि 2 निशान एक साथ आ गए, तो इनकी क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई। जो भी हमने चैप्टर पढ़ा था इंटीजर, उसमें मैंने मल्टीप्लाई करनी सिखाई थी आपको, बाकी दोबारा लिख देता हूँ। जब प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई होती है, प्लस की माइनस में, तो क्या आता है माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। तो अब इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, माइनस ए आ जाएगा और ए आ गया। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। उसके बाद है बेटा फिफ्थ पार्ट, ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2। 2 में से ए को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 पहले लिखेंगे, ए बाद में।
दोबारा देखो क्या लिखा हुआ है, ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू। बहुत से स्टूडेंट क्या कर देंगे, ए माइनस टू लिख देंगे जल्दबाजी में, वो गलत हो जाएगा। ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम टू, तो फ्रॉम टू, तो टू पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है, यानी कि दो में से ए को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसके बाद है सिक्स पार्ट, अभी स्टार्टिंग है तो सारे पार्ट करके दिखा दूं मैं आपको। -7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एक्स, तो x में से -7 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या लिखा हुआ है देखो, -7 करना है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम x, तो x पहले लिख लिया, -7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो बीच में क्या आ जाएगा माइनस। अब फिर वही बात, इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो या अगली लाइन में करके दिखा दो, माइनस माइनस प्लस। अगर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं बच्चों तो क्या आता है, प्लस आता है। तो पहले ये लिख दो और फिर ये लिख दो, और भी बेस्ट हो जाएगा। चलिए आगे, नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 11 एंड p। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 11 और p, 11 और p इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, इनके बीच में कोई निशान नहीं है, तो जहाँ निशान नहीं होता वो मल्टीप्लाई ही माना जाता है। आपकी बुक में ये दे रखा है तो ऐसे दिखा दो, पहले ऐसे लिख लो फिर ऐसे लिख के दिखा दो। चलिए जी आ गया। उसके बाद है 8 पार्ट। 8 पार्ट क्या है, a डिवाइड बाई b। ये कह रहे हैं कि a को b से डिवाइड कर दो, a डिवाइड बाई b, लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है आगे, एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट। तो सही तो ये भी है, a को हमने किससे डिवाइड कर दिया, b से डिवाइड कर दिया, लेकिन ये कह रहे हैं कि इसे एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट के रूप में। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो क्या लिखेंगे, a इंटू 1/b। मतलब सही तो ये भी है, कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरह की, लेकिन उसने लिख के दे रखा है क्वेश्चन में कि प्रोडक्ट का साइन इस्तेमाल करना है, तो उस केस में a तो ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाई का निशान लगा लो, और ये जो 1/b है ये साइड में हो गया, ठीक है, 1/b। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 3 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। ध्यान से देखो, 3 टाइम्स द सम ऑफ x एंड 5। तो x एंड 5 का तो सम निकालना है, तो x का और 5 का तो सम लिख लिया, और 3 टाइम्स, 3 टाइम्स का मतलब क्या है, 3 से मल्टीप्लाई। अगर 5 टाइम्स कहेगा तो 5 से मल्टीप्लाई। बहुत ही इजी पढ़ा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनो, हर एक बात को बहुत ध्यान से समझो, बहुत बढ़िया समझ में आने वाला है। तो इन दोनों का क्या है, सम है, और 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद है 10th पार्ट, द सम ऑफ y एंड -7 डिवाइडेड बाई 11। कह रहे हैं कि y और -7 इनका सम, और इसे फिर डिवाइड कर दो 11 से, ऐसे, ठीक है। तो यहां भी छोड़ सकते हो, या फिर वही बात, दो निशान आ गए साथ में, मल्टीप्लाई करोगे, प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करो, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो y -7/11, यहां भी आप इसे छोड़ सकते हो। चलिए जी आगे, 1-2 पार्ट हो रह गए हैं बस। उसके बाद है 11th पार्ट। 11th पार्ट में क्या कह रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड द डिफरेंस बिटवीन x एंड 2। तो जो डिफरेंस लेना है वो तो लेना है x और 2 का। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, माइनस। तो x एंड 2 का तो डिफरेंस ले लिया, और प्रोडक्ट करना है किससे, 3 से, यानी कि प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो वही बात होगी कि x -2 तो डिफरेंस हो गया, और 3 यहाँ लिख लिया, तो इन दोनों का क्या हो गया, है प्रोडक्ट हो गया। तो ऐसे आप इसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड t। 12 और t का प्रोडक्ट निकालो पहले। तो 12 और t का प्रोडक्ट ये हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होगी, और इस प्रोडक्ट में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आगे लिख दो -7। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट, 1 एडेड टू ट्वाइस द सम ऑफ x एंड p
x एंड p का सम करो, तो x और p का क्या कर दिया, सम, यानी कि ऐड कर दिया। फिर कह रहा है इनका ट्वाइस करो, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दी, और फिर लिखा हुआ है कि 1 ऐड कर दो। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना ये, तो इन्हें पीछे से पढ़ना चाहिए, शुरू से मत पढ़ो इन्हें, शुरू से पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। देखो जैसे ये क्वेश्चन था, एंड देखो, एंड में लिखा हुआ है द सम ऑफ x एंड p, तो सबसे पहले x और p का सम करो। अब इससे पहले क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस, तो 2 लिख दिया, और फिर उससे पहले क्या लिखा हुआ है कि 1 ऐड कर दो, तो अब ये 1 ऐड कर दिया। ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट हो गए हैं आपके, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आया है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, जो हेडिंग में लिखा हुआ है, और इसके 5 पार्ट दे रखे हैं। तो क्या है देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में ऐसे लिखा हुआ है a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यही क्वेश्चन है बस, और यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यहाँ पर डेल्टा लगा रखा है। तो बस ये क्या है, इन्हें बस सोल्व तो करना है। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब भी हम प्लस और माइनस करेंगे तो जो टर्म्स है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर वे टर्म एक जैसी होंगी तो वे ऐड भी हो जाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी हो जाएंगे, और वो टर्म एक जैसी नहीं होंगी तो ना वो ऐड होंगे ना वो सब्ट्रैक्ट होंगे। अब जैसे ए ए ए ए ए सब ए लिखा हुआ है, तो ये एक जैसे हैं, एक जैसे हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो कितनी बार आ रहा है, 5 बार, 1 2 3 4 5 बार आ रहा है। तो बस इसे क्या लिख देंगे बच्चा, 5a, और बस ये आंसर आ जाएगा। जितनी बार भी वो नंबर आ रहा है ना, उसे ऊपर लिख देते हैं, बस वही आंसर आ गया आपका। सेकंड पार्ट आपका सेम यही है, सब आप कर लेना। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट जो है मल्टीप्लाई का दे रखा है, इसमें एक्स एक्स को 5 बार लिख रखा है, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे करके। तो इस सवाल में डिफरेंस क्या हुआ, यहाँ प्लस का साइन था और यहाँ किसका साइन है, मल्टीप्लाई का। तो x कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, तो इसे लिख देते हैं पावर में, x की पावर 5। डेट मीन्स अगर मल्टीप्लाई का निशान आएगा तो लिखा जाएगा पावर में, और अगर प्लस का निशान आएगा तो लिखा जाएगा शुरू में, स्टार्ट में। तो इतना ध्यान करके चलो। तो ये था आपका थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट ऐसे ही अपना आप कर लेना। उसके बाद फिफ्थ पार्ट देख लो। फिफ्थ पार्ट में क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है y डिवाइड z, डिवाइड लिखा हुआ है, शायद थोड़ा मिसप्रिंट सा हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, बाकी देख लेना एक बार। और इजिकल टू y मल्टीप्लाई, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये क्वेश्चन है। तो सिंपल मैथमेटिक्स में आपको बताया गया था कि अगर प्लस में है तो जाता है माइनस में, माइनस में है तो जाता है प्लस में, डिवाइड में है तो जाता है मल्टीप्लाई में, और मल्टीप्लाई में है तो जाता है डिवाइड में। कहाँ पे जाता है, अगर बीच में इजिकल टू हो तो इस साइड से जब दूसरी साइड जाएगा तो ये साइन चेंज हो जाएंगे। देखो यहाँ इजिकल टू है बीच में, ठीक, तो यहाँ डिवाइड है और ये जेड है, तो जेड का है उल्टा लिखना पड़ेगा, मतलब 1/z। क्यों, ध्यान से देखो, यहाँ y को z से डिवाइड कर रहे हैं, तो y को जब z से डिवाइड कर रहे हैं, या तो ऐसे समझ लो कि जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, डिवाइड हो गया मल्टीप्लाई में चेंज, और नेक्स्ट नंबर कर देते हैं रेसिप्रोकल, या तो ऐसे समझ लो। ये मैथ्स का रूल है कि जब जब डिवाइड आएगा उसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे और नेक्स्ट नंबर कर देंगे उल्टा, रेसिप्रोकल, ऐसे समझ सकते हो। या ऐसे समझ लो कि ये y है, ये क्या है, z है, और ये भी y है, तो मुझे लिखना तो z ही है, लेकिन वो किस फॉर्मेट में आएगा, तो जैसे यहाँ z लिखा हुआ है तो उसे उल्टा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड से जब मल्टीप्लाई बनाते हैं तो नंबर क्या हो जाता है बेटा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यहाँ देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें कह रहे हैं कि राइट द बेस एंड द इंडेक्स। तो कह रहे हैं कि बेस लिखना है आपको क्या है, और इंडेक्स लिखना है आपको क्या है, ये कह रहे हैं लिखने के लिए। अब क्या है देखते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है वो है आपका x की पावर 3,
तो बस कुछ नहीं करना आपको, जो नीचे नंबर लिखा होता है इसको कहते हैं बेस, और जो एक पावर होती है इसे बोलते हैं इंडेक्स। बस ऐसे लिख देना। तो ये क्वेश्चन था, तो बेस तो हो गया आपका एक्स, और इंडेक्स बोल लो या पावर बोल लो। तो इंडेक्स का ध्यान रखो, पावर तो सिंपल वर्ड है। इंडेक्स क्या हो गया, 3 हो गया आपका। तो ये 4 पार्ट दे रखे हैं, चारों ऐसे ही हो जाएंगे। जो नीचे वाला नंबर है ये बेस, और ये जो ऊपर वाला नंबर है ये इंडेक्स। ठीक है, इसे उतारो एक बार। चलिए आगे चलते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या रखा है, फॉर द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो मैं इस क्लास के शुरू में बता चुका हूं आपको, है ना। तो 3x² प्लस 5xy माइनस 7y², ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, और नीचे इसके 4 पार्ट दे रखे हैं और कहा है कि इनके आंसर निकालिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन। एक टर्म और दे रखी है इसके बाद, और दिखाई नहीं दी थी, +1 और लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स, कि ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, टोटल टर्म्स कितनी है इसमें, ये पूछा है फर्स्ट पार्ट में। तो टर्म्स को बस काउंट कर लेते हैं, जैसे 1 2 3 और 4, और ये 4 आंसर आ गया। तो जब भी आपसे टर्म्स पूछा जाए बस उन्हें आप काउंट कर लो। सेकंड क्या है, राइट द कांस्टेंट टर्म। तो अभी पीरियड जब स्टार्ट हुआ तो तभी मैंने बताया था कि कांस्टेंट क्या होते हैं, जितने भी नंबर होते हैं उन्हें कांस्टेंट कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रखा है कांस्टेंट बताओ क्या है इसमें, तो कौन सा नंबर है ये। अब नंबर तो ये भी है, 3 भी है, 5 भी है, लेकिन इनके साथ लिटरल भी तो आ रहे हैं ना। ये जो एक्स वाई जेड है क्या होते हैं, लिटरल होते हैं। तो इसे नहीं ले सकते हम जिसमें सिर्फ नंबर हो, ये है सिर्फ नंबर, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। फिर है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, राइट द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशंस। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन था इसके टर्म लिख दो। तो टर्म तो सारी 3x² होगी पहली टर्म, कोमा 5xy होगी दूसरी टर्म, माइनस 7y² होगी तीसरी टर्म, और 1 हो गया चौथी टर्म। यहाँ पूछी थी टोटल टर्म बताओ, और यहाँ कह रहे हैं कि इसकी टर्म लिख दो। ठीक है, ये टर्म लिख दी। एक बात तो ध्यान देनी है, अगर प्लस का निशान है तो प्लस का साइन लिए नहीं करते, क्योंकि जहां नहीं लिखा जाता वो प्लस ही होता है। लेकिन अगर माइनस का होगा तो माइनस का लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई x² एंड y²। एक्स वाई x² और y², इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। अब ये कोफिशिएंट जो शब्द है पहली बार आया है अभी आज की क्लास में। तो एक्स वाई का कोफिशिएंट का मतलब क्या है कि एक्स वाई की जो साथ है, तो एक्स वाई के साथ क्या है 5, पर यही कोफिशिएंट हो गया। फिर x² का कोफिशिएंट, तो x² के साथ क्या है 3, ये कोफिशिएंट हो गया। ऐसे ही y² कोफिशिएंट क्या है -7। तो कोफिशिएंट का मतलब है जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उसकी जो साथ है बस वही कोफिशिएंट है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यही दे रखा है, अपना आप कर लेना इसे। सेम क्वेश्चन है, सब चीजें यही पूछी जा रही है, कुछ अलग नहीं है। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, कई पार्ट दे रखे हैं इसके भी। तो जैसे पहला पार्ट दे रखा है 10x + 5, और आपसे पूछा है
कि ये कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जब ये पीरियड स्टार्ट हुआ था तभी मैंने कहा था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 3 होते हैं जो आपकी बुक में है, मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल। तो उसके बारे में पूछ रखा है कि ये कौन सा है। तो इसमें देखो 2 टर्म है, एक तो ये है एक ये है, तो कौन सा हो गया ये, बायनोमियल हो गया। तो अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायनोमियल और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब और बताऊं आपको कुछ, जैसे एक पार्ट है इसका आई एक्स, ये लेते हैं। तो इस पार्ट में दे रखा है a इंटू ए। अब ध्यान से समझना है आपको। तो स्टूडेंट क्या करेंगे इसमें, तो कहेंगे एक टर्म तो ये है एक टर्म ये है और बायनोमियल पे निशान लगा देंगे। तो टर्म जो अलग होती है बेटा वो प्लस माइनस से अलग होती है। देखो जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस से पहले एक टर्म, प्लस के बाद दूसरी टर्म, तो 2 टर्म हो गई। लेकिन यहाँ प्लस नहीं है ना माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है। तो इस पूरे को आप एक ही टर्म मानेंगे, 2 टर्म नहीं मान सकते इसे। तो जब ये एक ही टर्म है तो क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। ये क्या हो गया, मोनोमियल हो गया। ठीक है, और पार्ट देखते हैं। उसके बाद एक पार्ट देखते हैं इसका एक्स आई, बाकी अपना आप करना। यह है ए मल्टीप्लाई बी, ऐसे लिखा हुआ है। जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा इसका। एक ही टर्म है, क्यों, बीच में ना प्लस है ना माइनस है। चाहे ए बी 10 बार भी लिख रहे हो वो एक ही टर्म मानी जाएगी जब तक बीच में कोई प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस ही उसे अलग अलग करेगा। तो ये भी क्या हो गया, मोनोमियल ही हो गया। ये भी एक ही टर्म है इसमें भी पूरे में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 6। बाकी जो पार्ट है वे भी सब ऐसे ही हैं, अपना आप कर लेना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रखा है, राइट द न्यूमेरिकल फैक्टर, कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, न्यूमेरिकल फैक्टर ये लिखना है, और जो लिटरल फैक्टर है वो लिखना है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम कांस्टेंट की बात कर रहे थे कि जो कांस्टेंट होते हैं, जैसे नंबर है 3, 2, 5, 6, 7, ये सब कांस्टेंट होते हैं। तो कांस्टेंट कह लो या न्यूमेरिकल फैक्टर कह लो, ये एक ही बात है, कुछ अलग बात नहीं है। और जो लिटरल था उसे लिटरल कह लो या लिटरल फैक्टर कह लो, वो भी वही बात है। अब कोई क्वेश्चन देते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर क्या था, 7। तो 7 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 15x। इस 15x में कह रहे हैं कि न्यूमेरिकल फैक्टर बताओ। तो न्यूमेरिकल फैक्टर NF लिख दिया मैंने शॉर्ट फॉर्म में। तो न्यूमेरिकल फैक्टर मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या है बेटा, 15। और जो लिटरल फैक्टर है LF, लिटरल फैक्टर वो क्या है, x। ठीक है, बस यही है, आपका आंसर आ गया। एक पार्ट ले लेते हैं इसका 3rd। एक पार्ट लेते हैं इसका 3rd पार्ट। तो 7 का 3rd पार्ट है 2/9 AB स्क्वायर, 2/9 AB स्क्वायर, ये दे रखा है। और इसमें भी आपसे क्या पूछा है, न्यूमेरिकल फैक्टर और लिटरल फैक्टर। जल्दी करके बैठो मेरे से पहले। तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर होगा वो क्या होगा, नंबर, यानी कि 2/9, और जो लिटरल फैक्टर होगा वो क्या होगा, AB स्क्वायर। बस ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 के 2-3 पार्ट और बच रहे हैं, ये अपना आप करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x। अभी करा था थोड़ी देर पहले, दोबारा आ गया है। कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है। तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो x के साथ होगा वही कोफिशिएंट ऑफ x होता है। ठीक है, जैसे पहला पार्ट दे रखा है, क्या है पहला पार्ट, -1/2x, और कह रहे हैं इसमें x का कोफिशिएंट बताओ। तो x के साथ क्या लिखा हुआ है, -1/2 लिखा हुआ है, बस ये इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, उसके बाद है एक 4th पार्ट ले लो। 4th पार्ट है -5a²x, कह रहा है x का कोफिशिएंट बताओ। तो x के साथ जो होगा, चाहे वो जितना भी बड़ा हो,
तो x के साथ क्या है, ये है सारा, ये, तो यही हो गया आपका क्या, कोफिशिएंट हो गया ये, माइनस का 5a²। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। आगे चलते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ b²। इसमें भी यही करना है, बाकी एक करके दिखा देता हूं। कोफिशिएंट ऑफ का निकालना है b²। ठीक, तो इसमें भी 4 पार्ट दे रखे हैं, कोई एक ले लेते हैं बस। फोर्थ पार्ट ले लिया, ऐसे ही होना है, कुछ अलग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट है -8 b²c। जल्दी फटाफट आंसर लिख लो। लिख लिया होगा। तो b² का कोफिशिएंट निकालना है, तो b² को छोड़ दो, क्या बच गया, -8 और c, बस यही आंसर आ गया। तो जिसका कोफिशिएंट निकालना हो उसे छोड़ के जो बच जाए वो सारा कोफिशिएंट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। इसमें 3-3, 4-4, 5-5 टर्म दे रखी हैं और कहा है कि जो लाइक टर्म्स हैं, लाइक का मतलब जो एक जैसी टर्म है, उनकी पहचान करो। तो जैसे पहला पार्ट है 11x, 7x, 5xy, 5y, ये 4 टर्म दे रखी हैं और आपसे कहा गया है कि जो लाइक टर्म्स हैं उन्हें लिखो, बस उनकी पहचान करो। तो लाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसे। तो इसमें एक जैसे क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, जब हम लाइक टर्म्स ढूंढेंगे तो जो शुरू के जो नंबर हैं ये नहीं देखने, जो बाद के लिटरल हैं ये देखना है, जो लिटरल है। तो ये x है, ये x है, ये xy है और ये y है। तो एक जैसा क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों, क्योंकि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो 11x और 7x ये हैं लाइक टर्म्स इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है थर्ड पार्ट ले लेते हैं इसका, सेकंड अपना आप कर लेना, ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 10 का थर्ड पार्ट ये क्या है, x², -7x, 11/9x², -9xy, और कहा है कि लाइक टर्म्स लिखो। लिखो फटाफट, मुझसे पहले पहले लिख दो जल्दी। लिख दिया, करो चेक। ये x² है, ये x है, ये x² है, ये xy है। कौन से हो गए एक जैसे, ये दोनों एक जैसे हो गए। यहाँ भी x², यहाँ भी x², तो यही आंसर आ गया, x², 11/9x²। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, लाइक टर्म्स हो गई। करिए कॉपी। ये अब कर देता हूं इतने। नेक्स्ट है 11वां क्वेश्चन, 11 में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन ए लिटरल। ये जितने भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं तो इनमें से कह रहे हैं कि कौन सा जो है लिटरल है, आर पोलिनोमियल इन आ लिटरल। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल इन ए लिटरल। अब जैसे फर्स्ट पार्ट दे रखा है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। 11 का फर्स्ट पार्ट है 1 + 2x + 3x² + 4x³ ये फर्स्ट पार्ट है।
सेकंड देखते हैं, पहले लिख लेता हूं, 5x² माइनस 7x प्लस 3/x। थर्ड पार्ट 7 माइनस y²। फोर्थ पार्ट 1/x प्लस x। फिफ्थ पार्ट 1/8x प्लस 1/9। और उसके बाद है सिक्स पार्ट, लास्ट है 1 प्लस a⁴। ये मैंने इसके सारे पार्ट कॉपी कर लिए पहले। अब अपने बुक में देखो, क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, उसे करने की कोशिश करो, फिर मैं बताऊंगा। इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पोलिनोमियल है इन लिटरल। इनमें से कौन से एक्सप्रेशन जो है लिटरल में है, ये क्वेश्चन है हमारा। करो पहले ट्राई। जल्दी करो। हो गया? चलिए, अब इसमें जो लिटरल एक्सप्रेशंस होते हैं वो क्या है बेटा, जिसमें लिटरल हो। लिटरल का मतलब क्या है, अल्फाबेट। तो वो देखते हैं, जैसे यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, 1 दे रखा है कांस्टेंट। लेकिन यहाँ भी आप इसे x⁴ लिख सकते हो। x⁴ क्या लिख सकते हो, 0। तो ये किसी की पावर 0 जो होती है 1 होती है। तो यहाँ भी आपका लिटरल आ गया, यानी कि ये हो सकता है। ये आपका लिटरल पार्ट है जो आपका फर्स्ट है। ठीक, अब सेकंड में आ जाओ। सेकंड में दे रखा है आपको ये, तो इसे जब आप देखोगे तो ये पावर है, ये भी है, लेकिन ये नेगेटिव में लिख रखा है अपॉन में। तो अपॉन में जो लिटरल है वो नहीं होता, इसलिए ये नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद है आपका थर्ड। थर्ड में भी है, ठीक, क्योंकि ये y है और यहाँ फिर मैं लिख लूंगा वही x⁴ या y⁴, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ये भी हो जाएगा। उसके बाद देखो ये फिर अपॉन में आ गया, तो अपॉन में नहीं हो सकता। ठीक, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो डायरेक्ट बात ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जो लिटरल है, x है, y है, z है, a b c है, वो अपॉन में नहीं आने चाहिए। तो एक तो इसमें आ रहा था अपॉन में और एक इसमें आ रहा था अपॉन में, तो ये ही लिटरल नहीं है, बाकी सब ये है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 11। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट फॉर दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, राइट द डिग्री। कह रहे हैं डिग्री लिखो। ये भी शायद पहली बार आया है अभी चैप्टर में। इसके जो है 4 पार्ट दे रखे हैं, पहले पार्ट लिख लेता हूं। फर्स्ट है x+2, आप अपनी बुक में देखते रहे करो। सेकंड है 2x - 3। थर्ड है 7 - y²। फोर्थ है y³ - y+1। ये 4 पार्ट दे रखे हैं और आपसे कहा है कि डिग्री लिखनी है। तो डिग्री क्या होता है, जो लिटरल पार्ट है, लिटरल ये है, कांस्टेंट ये है, तो कांस्टेंट को नहीं देखना होता, सिर्फ लिटरल को देखो और उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो डिग्री होगी। डैट मीन इसे तो देखना नहीं है, इसकी पावर क्या है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है 1, तो डिग्री क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ आ जाओ, इसे नहीं देखना, ये है लिटरल पार्ट, इसकी पावर कुछ नहीं लिखा हुआ तो क्या है 1 हो गई। यहाँ आ जाओ, ये कांस्टेंट है, इसे नहीं देखना, ये है लिटरल, इसकी पावर कितनी है 2, तो डिग्री भी कितनी हो गई 2 हो गई। यहाँ आ जाओ, ये कांस्टेंट, इसे तो देखना ही नहीं है, इसकी जो पावर है कितनी है 1 है और इसकी पावर कितनी है 3। अब यहाँ 2 पावर आ गई, एक 1 और 3, तो जो बड़ी होगी, जो लार्जर होगी वो डिग्री है। तो क्या आ गया 3। तो ये आंसर आ गया बेटा, इसे कहते हैं डिग्री।
उतारो इसे फटाफट। ये एक्सरसाइज पूरी होगी आपकी। अगली एक्सरसाइज देखते हैं, दो ही एक्सरसाइज है इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1B। 1B की एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि x की वैल्यू 4 दे रखी है और 4 पार्ट दे दिए हैं। कह रहे हैं इनकी वैल्यू निकालो। तो जैसे फर्स्ट पार्ट है 5x, कह रहे हैं इसकी वैल्यू निकालो। तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, बस x की है 4 रख देंगे। इस x की क्या रख दिया 4। यहाँ कोई निशान नहीं है, जहाँ निशान नहीं हो तो क्या होती है मल्टीप्लाई। तो 5 4 जा 20, ये आंसर आ गया। उसके बाद ये लाइट चली गई थी, चलिए कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद 4 पार्ट दे रखे हैं इसमें। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है 1/2x + 3। आप अपने बुक में देखते रहो, साथ साथ समझते रहो, करते रहो। फिर इसमें x की वैल्यू रख दो। तो 1/2 इंटू एक्स क्या रख दिया 4 + 3। यहाँ कोई निशान नहीं था तो मल्टीप्लाई लगा दी। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 + 3 और 2 और 3 क्या आ गया 5 आ गया। ये इसके आंसर आ गए। देखो ध्यान से इसे क्या करा हमने। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है। इसमें a की वैल्यू दे रखी है बेटा -2। समझ में आ रहा होगा आपको, बाकी ध्यान से देखो। इसके भी 4 पार्ट दे रखे हैं, ऐसे ही है सेम क्वेश्चन। बाकी मैं फोर्थ पार्ट कर देता हूं। यह है 4 - a², यह है फोर्थ पार्ट और कहा है कि इसकी वैल्यू निकालनी है। तो फिर वही काम करो। a की वैल्यू कितनी है -2, ऐसे लिखो इसे। ये ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा ना, जैसे ब्रैकेट लगा रहा हूं a की जगह क्या रखा है -2। अब 4 माइनस ऐसे रहा। जब आप माइनस का स्क्वायर करोगे, माइनस का क्या करोगे स्क्वायर, स्क्वायर से मतलब क्या है -2 बार, स्क्वायर का मतलब 2 बार। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 × 2, 2 2 जा 4, ऐसे आ गया है। उसके बाद अब इनकी मल्टीप्लाई करो, माइनस प्लस माइनस, और 4 में से 4 गई 0। तो ये इसका आंसर आ गया सेकंड का फोर्थ पार्ट। बाकी 3 पार्ट अपना आप करना, सब ऐसे ही है, वैल्यू रखनी है ना बस। क्वेश्चन नंबर 3 के भी 4 पार्ट दे रखे हैं। p = 5 दे रखा है और 4 पार्ट है। तो इसका भी मैं फोर्थ पार्ट करके दिखा देता हूं एक बार। फोर्थ पार्ट क्या है p³। ध्यान से देख लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे अपने आप। -4p² प्लस का p, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहला काम क्या है p की वैल्यू रखना। रखो, p की वैल्यू 5 है तो 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 5, जहां जहां p था हमने 5 रख दिया। अब 5 की पावर 3 का मतलब क्या है 5 की 3 बार मल्टीप्लाई। जिसे समझ में नहीं आ रहा देखो ध्यान से, 5 की पावर 3 का मतलब है 5 3 बार। तो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 आ गया ये। अब 5 की पावर है 2, तो 5 कितनी बार हुआ 2 बार। तो 5 5 जा 25, 25 4 जा 100। अब ये सोल्व कर दो, इसमें से माइनस करो, क्या आ गया 25। इसे ऐसे लिख लो, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ गया है 30 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट है 30। उतार लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब कह रहे हैं कि एक इक्वेशन दे रखी है 5x² - 3x + 7। कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू निकालनी है और इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट है x = 0। तो क्वेश्चन उल्टा दे दिया, पहले p की वैल्यू देके इसकी वैल्यू पूछ रहा था, अब ये दे दिया ऊपर और कहा है इसे नीचे रख दिया। तो काम तो वही है, कुछ अलग थोड़ी है। इसमें जहां जहां x 0 रख दो। तो 5
ये 0 का स्क्वायर माइनस 3x फिर 0 प्लस 7। जब 5 की मल्टीप्लाई 0 में होगी तो 0 ही हो जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई 0 में होगी 0 ही हो जाएगा 7। अब 0 की तो कोई वैल्यू होती नहीं, इसे छोड़ दो, क्या आंसर आ गया 7। तो 4 का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आ गया बेटा 7। ठीक है, एक इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। इसमें x दे रखा है 1/2। क्वेश्चन यही है, चलो वैल्यू रखो 5x का स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 3x तो x में क्या आ गया 1/2 प्लस 7। यहां तक आ गए। चलो अब आगे 5 ऐसे ही मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, 2 2 जा 4। फिर 3 की मल्टीप्लाई 1 में कर लो, 3 बन जा 3 प्लस 7 आ गया। यहाँ कर रहा हूँ उसके बाद 5 की मल्टीप्लाई 1 में कर लो, 5/4 माइनस 3/2 प्लस 7। 7 के नीचे कुछ नहीं लिखा तो क्या मान लेंगे 1। अब ये तीनों क्या आ गए हैं, फ्रैक्शन आ गए हैं। तो जो हमने पहले वीडियो बनाया था मैं एलसीएम लेना सिखाया था मैंने आपको, अब इनका हम एलसीएम लेंगे। तो 4, 2 और 1 का एलसीएम ले लो, यहाँ पे ले रहा हूँ 4, 2 और 1 कटिंग करो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 1 जा 2, इनकी मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4। तो ये 4 क्या आ गया है, एलसीएम बोलते हैं इसे नीचे लिख लिया। ठीक है, अब इसको इससे डिवाइड करना है और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर करनी है। 4 को 4 से डिवाइड करो 1, 1 की मल्टीप्लाई 5 में 5 आ गया, माइनस ऐसे आ गया। 4 को 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा 2, 2 2 जा 4 2 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई कर दो 3 में, 2 3 जा 6 प्लस आ गया। 4 को 1 से डिवाइड करो, क्या आ गया 4 और 4 7 जा 28। नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करनी है। इसे सोल्व करो, 6 में से 5 गया माइनस का 1, माइनस का 1 क्यों, क्योंकि माइनस के ज्यादा है। 28 में से 1 गया 27/4। कटिंग इसकी होती नहीं, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या था, फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन में आपको फ्रैक्शन में लिख रखा है, तो 27 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, क्या लिखेंगे 6 होल नंबर 3/4, ऐसे आंसर लिख रखा है आपका 6 होल नंबर 3/4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। उतारिए से, ये इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं और वैल्यू रखनी है और कुछ नहीं करना। उतार लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 6 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 7 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 9 भी यही है, सब यही है। बस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना, बस सोल्व करना है। बाकी देखता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 का फोर्थ पार्ट ले लेते हैं, है सब एक जैसे। ये क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है p की वैल्यू है -4, q की वैल्यू है 1 और फोर्थ पार्ट दे रखा है इसका। तो फोर्थ पार्ट में क्या है 2p² प्लस 7pq प्लस q², ये दे रखा है क्वेश्चन और कहा है इसकी वैल्यू निकालो। तो वैल्यू रखनी शुरू करो। 2 ऐसे ही p की वैल्यू -4 है तो -4 का स्क्वायर, 7 ऐसे ही p की वैल्यू क्या है -4, q की वैल्यू क्या है 1, फिर q का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। करो आगे, माइनस का स्क्वायर अभी थोड़ी देर पहले करा था, 2 बार माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ऐसा कर देते हैं स्टूडेंट, 4 2 जा 8, ऐसे नहीं करना। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 × 4, फिर प्लस माइनस माइनस, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 28 1 जा 28, और 1 का स्क्वायर 1 होता है।
16 टू जा 32, इसमें से माइनस कर दो, 4 आ गया, और 4 और 1 क्या आ गया 5, ये आंसर आ गया। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, उतार लो इसे, बस सोल्व करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट ले लेते हैं। इसमें क्या रखा है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 और z इज इक्वल टू 3। और थर्ड पार्ट है बेटा -6x प्लस 4y -5z प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा, करो वैल्यू पुट। तो -6 x की क्या रख दिया 1, 4 ऐसे ही, y की जगह क्या रख दिया 2, -5 ऐसे ही, z की जगह क्या रख दिया 3, ये 3 ऐसे ही। सोल्व कर दो, 6 1 जा 6, 4 2 जा 8, 5 3 जा 15 प्लस 3। अब पहले इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, एक माइनस है एक प्लस है, सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 8 में से 6 गया 2, और साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि प्लस के ज्यादा है। इन्हें ऐसे उतार लो, इन्हें ऐसे कॉपी कर लिया। अब इन्हें सोल्व कर दो, 15 में से 2 गया, माइनस का 13, माइनस के ज्यादा है ना, तो माइनस आ गया, इसे ऐसे उतार लो। अब 13 में से 3 गया, माइनस का 10, ये आंसर आ गया। उतारिए 8 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन 9 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 10 भी यही है, क्वेश्चन नंबर 11 भी यही है, सब यही है। एक दो पार्ट और कर देता हूं जो बड़े बड़े से दिखने में है, सब यही, कुछ अलग नहीं है। एक पार्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, ये काफी बड़ा सा दे रखा है, यही देख लो। कह रहे हैं प्रूव करो x² प्लस y² प्लस z² प्लस xy प्लस yz प्लस zx, ये क्वेश्चन दे रखा है। कह रहे हैं प्रूव करो कि जो इसकी वैल्यू है वो 43 आनी चाहिए। कब आनी चाहिए, जब x की वैल्यू तो 4 हो, y की वैल्यू हो -6 और z की वैल्यू हो 5। ठीक है, तो आंसर भी इसी में दे रखा है ना, तो कोई प्रूव करने वाला क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये x y z की वैल्यू से पुट करनी है और ये आनी चाहिए, तो आंसर भी तो यही हो गया ना, तभी तो प्रूव होगा। बस सोल्व करना शुरू कर दो, है तो यही, x का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, y का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, z का स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस x इंटू वाई, तो 4 इंटू -6, यहाँ जगह नहीं आ गई तो नीचे लिख रहा हूं, प्लस yz, y क्या है -6, z क्या है 5 प्लस zx, z क्या है बेटा 5 और x क्या है 4। ये वैल्यू कर दी हमने पुट। अब ये सोल्व कर दो, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, माइनस का हो जाएगा प्लस, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 5 का स्क्वायर 25। अब इनकी मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24 प्लस माइनस माइनस 6 5 जा 30 और 5 4 जा 20, ये आ गया। अब इन्हें सोल्व कर दो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, इन तीनों को भी ऐड कर सकते हो एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 और 5 11, 11 और 6 17 का 7 का कैरी हो गया 1, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, मैंने ऐड कर दिए हैं, आप ऊपर नीचे रख के ऐड कर लेना या ऐसे कर लेना। ठीक है, ये वैसे लिख लो जो आगे गए हैं। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं, माइनस करो, 7 में से 4 गए 3, 7 में से 2 गया 5, इन्हें ऐसे लिख लो। अब इन्हें सोल्व कर लो, तो 3 में से 0 गया 3 और 5 में से 3 गया 2, इन्हें ऐड कर दो, क्या आ गया 43, ये आ गया। तो ये प्रूव हो गया आपको। तो जितने भी क्वेश्चन थे बेटा, ये वीडियो थोड़ा सा 10 मिनट लंबा बन गया, क्योंकि वरना मुझे फिर एक वीडियो बनानी पड़ती और क्वेश्चन तो इतने थे नहीं। तो जितने भी इसमें 11वां क्वेश्चन है, 10 है, 9 है, सब में वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकाल देना है। तो ये चैप्टर हो गया है खत्म इसी पीरियड में।
चैप्टर का नाम था फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।